दोस्तों, भारत में जमीन का मालिकाना हक और उसका रजिस्ट्रेशन लंबे समय से एक जटिल और उलझा हुआ मसला रहा है। अलग अलग राज्यों, जिलों और स्थानीय स्तर पर नियमों की भिन्नता ने न केवल आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाई, बल्कि व्यापार स्थापित करने, घर बनाने और इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में भी बड़ी बाधा खड़ी की। मोदी सरकार अब इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाने की ओर अग्रसर है। जमीन के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल करने, विवादों को तेजी से निपटारा करने और लेन देन को आसान बनाने के लिए 2 उच्च स्तरीय पैनल गठित किए गए हैं। राजीव गौबा और टीवी सोमनाथन की अगुवाई में ये पैनल फाइनेंशियल और राज्य स्तरीय सुधारों पर काम कर रहे हैं, ताकि जमीन की संपत्ति की वास्तविक कीमत को अनलॉक किया जा सके। मैकेंजी की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यदि ये सुधार सफल होते हैं तो हाउसिंग और कमर्शियल क्षेत्र में जमीन की कीमतें 25% तक कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या राज्यों का हित इस रास्ते में रुकावट बनेगा, क्योंकि जमीन संविधान के तहत राज्य का विषय है। जमीन के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार ने दावा किया है कि 95% रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं। मालिकाना योजना के तहत उन लोगों को मालिकाना हक दिए गए जिनके पास जमीन के कागजात नहीं थे। आधार जैसा एक यूनिक नंबर जनरेट कर ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी को औपचारिक रूप देना शुरू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्राधिकरण, कानूनी मुकदमों की भरमार और कीमतों के निर्धारण में ट्रांसपेरेंसी का अभाव इस प्रोसेस को और मुश्किल बनाता है। भारत में दीवानी मामलों की सबसे बड़ी संख्या जमीन से जुड़े विवादों की है, जो कई बार फौजदारी की शक्ल ले रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इन सुधारों के जरिए न केवल प्रोसेस को आसान करना है, बल्कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेगमेंट में बड़े बदलाव लाना भी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा जब जमीन का मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता हो? दूसरी ओर सरकार महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी सुधारों की दिशा में कदम उठा रही है। भारत में केवल 33% महिलाएं कार्यबल में शामिल हैं, जबकि विकसित देशों जैसे चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यह आंकड़ा 55 से 60% के बीच है। आईएफ की पूर्व प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा था कि यदि भारत में 50% महिलाएं काम में शामिल हो जाएं, तो जीडीपी में 50% की वृद्धि हो सकती है। सुरक्षा, सामाजिक रूढ़ियां और पारंपरिक सोच ने लंबे समय तक महिलाओं को काम से दूर रखा, लेकिन हाल के दशकों में आशा, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एनपीएस सखी योजना की बात की, जिसके तहत महिलाएं पेंशन उत्पादों को बेचने और फाइनेंशियल जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाएंगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घर देने की शर्त हो, या जनधन खातों में 70% से अधिक खाता धारक महिलाएं होना, ये आंकड़े सकारात्मक बदलाव की कहानी कहते हैं। स्वयं सहायता समूह एसएचजीएस के जरिए भी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की कोशिश जारी है। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल साक्षरता और महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़े सुधारों की जरूरत है। दोस्तों, मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।